इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। जो भी प्रैक्टिस सेट मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूँ, आप दोस्तों इन प्रैक्टिस सेट को पूरा वॉच करते रहिए। निश्चित ही परीक्षा में आपको अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 1 पर। प्रसिद्ध नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किससे संबंधित है? प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन ए है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने यह प्रसिद्ध नारा दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सन 1942 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पटकाई बम की पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला का एक हिस्सा है? प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन बी है हिमालयी श्रृंखला। प्रश्न नंबर 3, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में उत्पन्न विवाद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निपटाए जाएंगे? तो यह अनुच्छेद है 71, जिसमें यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निपटाए जाएंगे। प्रश्न नंबर 4, गोमती पुत्र सातकर्णी जिन्हें एका ब्राह्मण के नाम से भी जाना जाता था किस राजवंश से संबंधित थे? प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन सी है सातवाहन। तो दोस्तों हल्की सी ट्रिक लगा लीजिए, गोमती पुत्र सातकर्णी दिया हुआ है तो ये संबंधित है सातवाहन राजवंश से। आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन ए चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1969 से 1974 तक। प्रश्न नंबर 6, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो यह अध्यक्षता की थी WC बनर्जी ने। ऑप्शन सी राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 7, पानीपत की दूसरी लड़ाई ने भारत में किस शासक के शासन की शुरुआत की थी? इसका उत्तर ऑप्शन डी है अकबर। पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी 1556 ईस्वी में अकबर व हेमू के बीच। प्रश्न नंबर 8, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधानमंडल के अवकाश में होने के दौरान अध्यादेशों को लागू करने के लिए राज्यपाल की शक्तियों से संबंध रखता है? अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 213 में ही आंसर है। प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन बी है अनुच्छेद 213 में राज्यपाल को इस तरह की शक्तियों का प्रावधान दिया गया है, जबकि अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति को इस तरह की शक्तियों का प्रावधान है। प्रश्न नंबर 9, मौलिक कर्तव्य जो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया था किससे संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो 11 मौलिक कर्तव्य है ये। इस प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन डी है बच्चों की शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करना। प्रश्न नंबर 8, 8वीं पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ये भी अच्छा प्रश्न है। इसका राइट उत्तर ऑप्शन बी है 1992 में, जो कि 1997 तक चली थी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यमुना और सतलुज के बीच कौन सी नदी एकमात्र ऐसी नदी है जिसे पौराणिक सरस्वती नदी की वर्तमान उत्तराधिकारी माना जाता है? प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन ए है घंगर नदी।
नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसने भारत में कुषाण साम्राज्य की नींव रखी थी? राइट उत्तर ऑप्शन ए है कुजुल कड़फिसस। इसने भारत में कुषाण साम्राज्य की नींव रखी थी। प्रश्न नंबर 13, रासायनिक दृष्टि से चूने का पानी होता है। तो यहाँ पर बताना है कि चूने के पानी को क्या कहा जाता है। इसका उत्तर ऑप्शन ए है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है CaOH का होल 2। प्रश्न नंबर 14 देखिए, हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट के अलावा ऊर्जा का एक और प्रमुख स्रोत है। खनिज पदार्थ, विटामिन, वसा, प्रोटीन। तो राइट उत्तर ऑप्शन सी है वसा, जो कि ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। प्रश्न नंबर 15, देश का प्रथम विधियाधिकारी कौन है? तो देश के प्रथम विधियाधिकारी होते हैं महान्यायवादी। ऑप्शन बी राइट उत्तर है। महान्यायवादी की नियुक्ति इस आर्टिकल के तहत होती है, आर्टिकल 76 के तहत। कौन करता है? राष्ट्रपति जी। प्रश्न नंबर 16, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष होता है भारत का प्रधानमंत्री। नीति आयोग की स्थापना की गई थी 1 जनवरी 2015 को। निशानता रतौंधी किसकी कमी से होता है? इसका राइट उत्तर ऑप्शन डी है विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। प्रश्न नंबर 18 देखिए, कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। प्रश्न नंबर 19, 2011 की जनगणना से अंतिम अतिरिक्त धार्मिक आंकड़ों के अनुसार भारत के किस समुदाय में सबसे कम लिंगानुपात है? बौद्ध, सिख, जैन, मुस्लिम। तो सबसे कम लिंगानुपात है सिख धर्म में। ऑप्शन बी राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, उपनिषद क्या है? राइट उत्तर ऑप्शन सी है हिंदू दर्शन का स्रोत है उपनिषद। उपनिषदों की संख्या कितनी होती है? 108। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन से प्रदूषक अम्लीय वर्षा के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन सी है सल्फर डाइऑक्साइड। सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका उत्तर ऑप्शन ए है साहित्य से। प्रश्न नंबर 23, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका राइट उत्तर ऑप्शन बी है अनुच्छेद 51 में इस तरह का प्रावधान है। प्रश्न नंबर 24, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन डी है एंडीज। एंडीज पर्वतमाला कहाँ पाई जाती है? दक्षिण अमेरिका में। प्रश्न नंबर 25, साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया? साइमन कमीशन भारत आया था 3 फरवरी 1928 को।
जबकि साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी 1927 में। साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे, जिसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। इसलिए दोस्तों साइमन कमीशन का विरोध किया गया था। प्रश्न नंबर 26, 5 मार्च 1931 को निम्नलिखित में से कौन समझौता हुआ? आपको डेट याद रखनी है। 5 मार्च 1931 को समझौता हुआ था इरविन व गांधी समझौता। प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक था? प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन डी है एस.एम. बनर्जी। प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है? प्राथमिक क्षेत्र, चतुर्थक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र। राइट उत्तर ऑप्शन सी है तृतीयक क्षेत्र। उन्नीस में नई आर्थिक नीति एनईपी के तहत उदारीकरण और निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा था? 2 प्रश्न मैंने दोस्तों पीटी एग्जाम 2022 से इस वीडियो में शामिल किए हैं। तो राइट उत्तर ऑप्शन डी है वैश्वीकरण। सन 1991 के ये तीनों पॉइंट याद रखने आपको, उदारीकरण और निजीकरण और वैश्वीकरण। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? इस प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन ए है जिनेवा में। प्रश्न नंबर 31, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, वह अभिन्न अंग है नॉर्वे का, उत्तरी अमेरिका का, डेनमार्क का, कनाडा का। राइट उत्तर ऑप्शन सी है डेनमार्क का। साख निर्माण की संपूर्ण प्रक्रिया में हम निम्नलिखित पक्षों को शामिल करते हैं: मौद्रिक संस्था अथवा केंद्रीय बैंक, बैंकिंग पद्धति अथवा अर्थव्यवस्था के बैंक, जमा करने वाले तथा उधार लेने वाले व्यक्ति। तीनों ही पॉइंट इस प्रश्न के सही हैं। ऑप्शन डी राइट उत्तर है इस प्रश्न का। मौद्रिक नीति भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है। सर्दी में किस रबी की फसल की बुआई की जाती है? यूपी SSSC पैट एग्जाम 2021 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन ए है गेहूं की। गेहूं रबी की फसल है। प्रश्न नंबर 34, भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा का नाम क्या है? तो राइट उत्तर ऑप्शन सी है रेड क्लिफ रेखा। प्रश्न नंबर 35 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? तो 35 का राइट उत्तर ऑप्शन डी है क्रेडिट और डेबिट कार्ड जारी करना रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। प्रश्न नंबर 36, भारत सरकार निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार नहीं देती है? तो यह है रमन मैग्सेसे पुरस्कार, जो कि भारत सरकार जारी नहीं करती है। प्रश्न नंबर 37, वायु प्रदूषण के विश्वसनीय संकेत हैं? प्रश्न का उत्तर लगाइए। राइट उत्तर ऑप्शन सी है लाइकेन एवं मॉस। प्रश्न नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि
मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है? राइट उत्तर ऑप्शन सी है, पाक जल संधि। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, गगन नारंग किस खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं? इसका उत्तर ऑप्शन ए है, शूटिंग। प्रश्न नंबर 40, खो खो खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 40 का राइट उत्तर ऑप्शन बी है, 9। यहाँ से मैंने पाई चार्ट के 5 प्रश्न शामिल किए हैं। यदि परीक्षा में ऐसा प्रश्न भविष्य में आएगा तो वह हमसे छूटेगा नहीं। तो इस प्रश्न को समझते हुए हल करते हैं। निर्देश प्रश्न संख्या 41 से 45, इन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए पाई चार्टों में दी गई जानकारी का अध्ययन कीजिए। तो यहाँ पर देख लेते हैं पाई चार्ट वगैरह को, यहाँ पर छोटा कर लेते हैं। पहले तो आप इन सभी पाई चार्ट के डायग्राम को ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर कहा गया है विभिन्न वेतनमानों के 1500 कर्मचारियों का विभाजन दिया हुआ है इस चार्ट में। सेकंड वाले डायग्राम में दिया गया है विभिन्न वेतनमानों में 800 पुरुष कर्मचारियों का विभाजन। तो ऊपर दोस्तों टोटल कर्मचारी हैं और नीचे पुरुष कर्मचारी हैं। अब इसके बाद हम प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 41, वेतनमान 6 में कार्यरत पुरुष कर्मचारी की संख्या उस वेतनमान के कुल कर्मचारियों का कितने प्रतिशत है? निकटतम पूर्णांक तक पूर्णांकित कीजिए। तो यहाँ पर हमें प्रतिशत निकालना है, तो यहाँ हम प्रतिशत निकाल लेते हैं। तो दोस्तों ऊपर दिया हुआ है वेतनमान 6 में कार्यरत पुरुष कर्मचारी और नीचे दिया गया है कुल कर्मचारी। तो ऊपर तो आएगा, तो ऊपर पुरुष आएंगे और नीचे लिख लेते हैं कुल कर्मचारी आएंगे और गुना में 100। वेतनमान 6 में देखेंगे कितना दिया हुआ है, 9% है। तो आप इसका 9% निकाल लीजिए। निकालने पर आएगा 9 अट्ठे 72। फिर इसी प्रकार आप 6 में देखिए, यहाँ पर 1500 कर्मचारी दिए हुए हैं। फिर आप 14% निकाल लीजिए इन 1500 कर्मचारी का। 2 जीरो से 2 जीरो, 15 की गुना 14 में करेंगे कितना आएगा? तो दोस्तों आएगा 210। अब आप यहाँ पर ये मान रख दीजिए। पुरुष का आएंगे ऊपर आएंगे 72 और नीचे आएंगे कुल कर्मचारी 210 गुना 100। तो इसे हम यहाँ पर काट लेते हैं। यहाँ पर 1 जीरो से 1 जीरो काट लेते हैं, फिर 3 से काट लीजिए या 21 से भाग कर दीजिए। 21 तिया होते हैं 63। फिर हमारे पास बचेंगे कितने? 9 और 21 चौक होते हैं 84। फिर पॉइंट लगाएंगे और जीरो बढ़ाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि 34% हमारा ऑप्शन में राइट उत्तर दिया हुआ है। राइट उत्तर ऑप्शन डी है 34%। इस तरीके से प्रश्न को दोस्तों हल करना होता है, तब जा कर के हमें 5 नंबर मिलेंगे। अब यहीं पर हम 42वां प्रश्न देखते हैं। वेतनमान 6 की महिला कर्मचारी और वेतनमान फर्स्ट के पुरुष कर्मचारियों के बीच अनुपात क्या है? क्रम से अनुपात क्या है? तो ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम वेतनमान 6 की महिला कर्मचारी को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है विभिन्न वेतनमान में 1500 कर्मचारियों का विभाजन है। तो इसी के अंदर दोस्तों महिला कर्मचारी भी हैं और यहाँ पर अलग से दे रखा है पुरुष कर्मचारी। सबसे पहले वेतनमान 6 वाले को देखते हैं। इसमें 14% दिया हुआ है, तो 1500 का 14% हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। 15 की गुना 14 में करेंगे 210 आएगा। तो ये हमारे कर्मचारी हैं। फिर इस नीचे वाले में ये, इसमें यहाँ पर पुरुष कर्मचारी दिए हुए हैं। तो आप एक काम करिए, 800 का 6 वाले वेतनमान को निकालिए 9%। 2 जीरो से 2 जीरो काट लीजिए, कितना आएगा? 72। अब दोस्तों महिला कर्मचारी निकालने के लिए 210 में से आप 72 को घटा दीजिए।
तो घटाने पर कितना आएगा? 210 में से 72 को घटाने पर आएगा 138। ये हमारे पास क्या आई? महिला कर्मचारी। अब उसके बाद हम निकाल लेते हैं वेतनमान फर्स्ट के पुरुष कर्मचारी। तो यहाँ पर पुरुष कर्मचारी कितने हैं? 800 हैं। और किसका का है? फर्स्ट का। फर्स्ट में कितना है? 24%। तो 24/100। तो 2 जीरो से 2 जीरो काटिए। 24 की गुणा 8 में करेंगे कितना आएगा? 192। अब हम यहाँ पर अनुपात लिख लेते हैं। यहाँ पर आएगा महिला और यहाँ पर आएगा पुरुष। फिर लिख लीजिए आप, महिला कितनी है? 138। पुरुष मैन कितने हैं? 192। फिर आप इसे काट लीजिए। तो 6 से कटिंग लगा लेते हैं। 6 दूनी 12, 36 18, 36 18 और 6 दूनी 12। तो ये हमारा अनुपात आया है 23:32। इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं ताकि और अच्छे समझ में आ जाए। प्रश्न नंबर 43 देखिए, वेतनमान 5 में काम कर रहे पुरुष और महिला कर्मचारियों के बीच क्रम से अनुपात क्या है? तो यहाँ पर भी अनुपात पूछा गया है। वेतनमान 5 को देखिए, इसमें 12% दिया हुआ है। 5 में यहाँ पर भी 12% दिया हुआ है। यहाँ पर भी अनुपात पूछा है। तो एम और महिला का यहाँ पर अनुपात हमें बताना है। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं? पुरुषों का निकाल लेते हैं। आप देखिए वेतनमान 5 में कितने कर्मचारी हैं? 800। तो इसका हम निकालेंगे 12%। तो 12% निकालेंगे तो 12 अट्ठे 96। अब हम निकालते हैं महिला कर्मचारियों का। तो महिला कर्मचारी, पहले तो यहाँ पर टोटल कर्मचारी दिए हुए हैं, इसका निकालिए आप। कितना आएगा? 1500 का आप 12% निकालिए पहले। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 15 की गुना 12 में करेंगे तो कितना आएगा? 180। अब यहाँ पर इधर देखिए नीचे, यहाँ पर भी में भी 12% दिया हुआ है। तो 12% के हम निकाल चुके हैं 96। महिला कर्मचारी निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? 180 में से आपको 96 घटाना होगा। तो घटाने पर कितना आएगा? 4। तो 17 में से फिर 9 जाएंगे, फिर कितना आएगा? 8, 84 आएगा। तो ये हमारी क्या है? महिला कर्मचारी। तो पुरुष कर्मचारी कितने हैं? 96 और महिला कर्मचारी कितनी है? 84। फिर आप इसे भाग कर लीजिए। 12 सत्ते 84 और 12 अट्ठे 96। इस अनुपात में लिख लेते हैं 8:7। तो प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 44, कितनी महिलाएं वेतनमान सेकंड में कार्य कर रही हैं? तो वेतनमान सेकंड यहाँ पर है 15% दिया हुआ है और यहाँ पर पुरुष में 18% दिया हुआ है। तो यहाँ पर निकालिए 1500 जो कर्मचारी हैं इसका आप 15% निकाल लीजिए। तो निकालने पर आएगा 225। उसके बाद 800 का आप 18% निकालिए। 2 जीरो से 2 जीरो, 18 की गुना 8 में करेंगे तो कितना आएगा? 18 अट्ठे 144। तो बस हमने क्या किया कि टोटल कर्मचारी का निकाल लिया है, फिर उधर पुरुष कर्मचारी का निकाल लिया है। तो बस अब हमारे पास घटाने पर क्या बचेंगी? महिलाएं बचेंगी। तो आप यहाँ पर 225 में से 144 घटा दीजिए, 1 8 81। तो कितनी महिलाएं हैं जो कि वेतनमान सेकंड में कार्य कर रही हैं? 81। ऑप्शन बी राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 45, वेतनमान थर्ड और फोर्थ में मिलाकर कार्य कर रही महिला कर्मचारी की कुल संख्या क्या है? तो यहाँ पर वेतनमान थर्ड और वेतनमान फोर्थ में मिलाकर कार्य कर रही, यहाँ पर मिलाकर दिया हुआ है। तो थर्ड और फोर्थ दोनों को मिला लीजिए। यहाँ पर भी थर्ड और फोर्थ दोनों को मिला लीजिए। फिर उसके बाद महिला कर्मचारियों की कुल संख्या
निकल जाएगी। तो यहाँ पर टोटल कर्मचारियों का निकाल लेते हैं। 1500, इन दोनों को आप जोड़ लीजिए, कितना आएगा 29% और बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट लीजिए। 15 की गुणा 29 में करेंगे तो कितना आएगा, 15 नंबर 135, 5 13, 15 दूनी 30 और 13 43, 435। उसके बाद नीचे निकाल लेते हैं। यहाँ पर 800 पुरुष कर्मचारी हैं, इन दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा 27%। तो बटे आप 100 कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए और 27 की गुना 8 में करेंगे तो कितना आएगा 8 सती 56, 6 5 8 दूनी 16 और 5 21, 216 कुल महिला कर्मचारी बतानी है। तो यहाँ पर तो टोटल दिया हुआ है और यहाँ पर पुरुष कर्मचारी हैं, तो आप घटा दीजिए, महिला कर्मचारी निकल जाएंगी। तो यहाँ पर 435 में से आप 216 को घटा दीजिए, तो 15 में से 6 जाने पर 9 आएगा, 2 में से 1 जाने पर 1 आएगा और 4 में से 2 जाने पर 2 आएगा। इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन ए 219। दोस्तों, इस तरह हमें परीक्षा में इन प्रश्नों को समझना है और समझ करके हल करना है। पाई चार्ट के 5 प्रश्न हल किए हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न दिया हुआ था, थोड़ा सा घुमा करके दे रखा था, मगर वहाँ पर भी ऐसे प्रश्न ही पूछे जाएंगे पीटी 2023 में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। यह वीडियो का लास्ट प्रश्न है। प्रसिद्ध साहित्यिक पुस्तक देवदास किसने लिखी है? इस प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन बी है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे वे पुराने व्यूवर्स हों चाहे नए व्यूवर्स हों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी वीडियो को अटेंड कीजिए, क्योंकि कम समय में आपको अच्छे प्रश्न उपलब्ध करा रहा हूं। सभी वीडियो में सभी प्रश्न अच्छे लेवल के हैं और सिलेबस के अनुसार हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक एंड शेयर किया कीजिए। धन्यवाद।